जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। हिस्ट्री का चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया आज अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई, और इससे पहले अपन ने यूरोपियन नेशनलिज्म पढ़ा है। और यूरोप में नेशनलिज्म आया राजाशाही के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ लड़ाई लड़के। हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म आया इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़के। अंग्रेज भारत आए, और जब अंग्रेज भारत आए तब इंडिया एज अ नेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा नवाब वो लोग शासन करते थे, रूल करते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी पावर बढ़ाना शुरू किया, और जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ी उन्होंने सबको मारा जो यहाँ पे खुद को तुर्रम खा समझ रहे थे। जिसने भी उनके सामने सर उठाने की कोशिश करी उस सबको पीटा गया। कहीं मुगल पिटे तो कहीं मराठा पिटे, कहीं कोई नवाब पिटा तो कहीं राजपूत पिटे, सब पिटे। और जब लगातार 100-150 साल पिटते रहे तब इनको रियलाइज हुआ कि यार कोई बाहर से आके हमें पीट रहा है, बचना है तो यूनाइट होना पड़ेगा। और उस यूनिटी का रिजल्ट है नेशनलिज्म इंडिया में। सेंस ऑफ सप्रेशन, कि हमें कोई दबा रहा है, हमें कोई पीट रहा है। सेंस ऑफ सप्रेशन लेड टू शेयर्ड बॉन्ड ऑफ यूनिटी, एंड दैट यूनिटी इवेंचुअली लेड टू नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस कहानी के दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, एक तरफ हैं गांधी जी। इनको मैं प्यार से बोल देता हूं बाबा गांधी। द ग्रेटेस्ट एवर पर्सनैलिटी दिस वर्ल्ड हैज सीन। दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी, मेरे हिसाब से इनसे ऊपर कोई गया ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की एक अलग दुनिया चली है, ट्विटर की एक अलग दुनिया है, जहां कुछ लोग इनको गाली देते हैं। एक फोटो है इनका लड़कियों के साथ में, दो औरतों के साथ में, वो फोटो डालेंगे और लिखेंगे कि बुड्ढा बड़ा बेकार था। पहली बात तो कि वो दोनों लड़कियां इनकी ग्रैंड डॉटर्स हैं, पर ट्विटर में एडमिशन के लिए कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी चाहिए, कुछ भी बोल के चले जाओ। और दूसरा, मान लेते हैं कि वो इनकी ग्रैंड डॉटर्स नहीं होती, कोई और होती, तो चाहते तो तुम भी वही हो। वो अलग बात है कि तुमसे तुम्हारी काम वाली बाई बात करने को तैयार नहीं है, तो अप्रिशिएट करो कि बुढ़ापे में आदमी वो सब कुछ कर पा रहा है जो तुम करना चाहते हो और जवानी में कर नहीं पा रहे हो। अप्रिशिएट करो। तुम्हारी बात तुम्हारे घर का आदमी सुनने को तैयार नहीं है। यह आदमी दूसरे देश गया, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट हिला दी इस आदमी ने। जब इंडिया वापस आए तो इंडिया में लोग इतने क्रेजी इनके पीछे कि एक आवाज ने तो लाखों की भीड़ लग जाए। कुछ तो बात होगी सर। 15 मिनट का कोई यूट्यूब वीडियो देख के किसी पर्सनैलिटी पे कमेंट करना, उससे वाहियात चीज कोई हो ही नहीं सकती। किसी भी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी पे पहले सफिशिएंट पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव बनता है, वेल एंड गुड। साउथ अफ्रीका में कमाल का काम किया इन्होंने, और ये साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए 1915 में। 1915 गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हीरो। और दूसरी तरफ है ब्रिटिशर्स। जब गांधी जी वापस आए इंडिया तो ब्रिटिशर्स का क्या हाल है और इंडिया का क्या सिनेरियो है उस टाइम पे, वो देखो। ब्रिटिशर्स एक वॉर लड़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1, 1914 से 1918। ब्रिटिशर्स लड़ाई लड़ रहे हैं और गांधी जी वापस आए हैं। सिनेरियो क्या है इंडिया में?
जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। और जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उस खर्चे की पूर्ति के लिए सरकार ने लिए वॉर लोन्स, वॉर लोन्स और टैक्सेस बढ़ाए, इंक्रीज्ड टैक्सेस। और टैक्सेस में भी प्रोमिनेंटली फोकस किया गया कस्टम ड्यूटी पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, और इनकम टैक्स पे। एक चीज तो ये कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा। दूसरा, प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज, प्राइजेस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड। जब भी कोई वॉर होता है प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज बढ़ती ही हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है तुम्हारे सामने, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, अपना कोई लेना देना भी नहीं है, इन्फ्लेशन अपने यहाँ पे भी आया। इस दौरान भी यही हुआ, 1913 से लेकर 1918 के बीच में ऑलमोस्ट डबल हो गई कमोडिटीज की प्राइस। और तीसरा, वॉर कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, लोगों की जानें जाती हैं, सोल्जर्स शहीद होते हैं। और ये यूरोप खुद इतना बड़ा है, उसमें ब्रिटेन इतना सा। सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट जब पड़ी तो इन्होंने इंडिया और इंडिया जैसी कॉलोनीज थी इनकी, वहां से सोल्जर्स को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना शुरू किया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया। लिटरली ऐसा हुआ कि कहीं तो कोई बच्चा निक्कर पहन के जा रहा था, देख लिया, बोला कहां जा रहे हो, बोला स्कूल, बोला इधर आओ, स्कूल स्कूल छोड़ो, इधर आर्मी में चलो। बच्चा रो रहा है कि नहीं मैं नहीं जाऊं मम्मी, बोला मम्मी भी उधर ही मिलेंगी, बंदूक चला रही हैं उधर चलो। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। और चौथा, 1919 से 1920 के बीच में और फिर 1920 से 21 के बीच में लगातार 2 साल क्रॉप फेलियर हुआ, क्रॉप फेलियर हुआ। और उस क्रॉप फेलियर की वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी, शॉर्टेज ऑफ फूड। और प्लस इसी टाइम पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 12 से 13 मिलियन लोग पेरिस्ड या फिर डाइड, 12-13 मिलियन लोग। और ये डाटा कहां से आता है? सेंसस 1921। गांधी जी जब वापस आए तो इंडिया की सिचुएशन देखो कितनी खराब है। 1.25 करोड़ लोग मारे गए हैं, फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा है, गुड्स की प्राइसेस बढ़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है। और ये आदमी साउथ अफ्रीका में इतना कमाल का काम करके आए कि इंडिया में इनकी डिमांड थी। इन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरु हैं इनके, गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे पूछा कि मुझे इंडिया में मूवमेंट करना है, आंदोलन करना है। तो गोखले साहब ने इनको बोला कि पहले एक बार इंडिया घूम लो, जान लो कि इंडिया है क्या। तो ये गांव-गांव गए और इन्होंने गांव में जाके बोलना शुरू किया कि आंदोलन की लड़ाई लड़नी है। पूछा कि क्या हाल चाल है, गांव वाले बोले कि बहुत मार रहे हैं। बोला मार रहे हैं तो इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ पीछे। बोला करना क्या है? बोले हम करेंगे सत्याग्रह। और सत्याग्रह को ये बहुत सक्सेसफुली टेस्ट करके आए थे, रन करके आए थे साउथ अफ्रीका में। लोगों ने पूछा ये सत्याग्रह क्या होता है? गांधी जी बोले कि देखो तुम्हें बस पीछे बैठना है, प्रोटेस्ट करना है, ना लड़ाई दंगा करना, ना मारपीट करनी, बढ़िया चाय समोसा मिलेगा और तुम्हारी बात सुनी जाएगी और तुम्हें पिटने भी नहीं दूंगा। लोग खुश हो गए। बोला यार एक ऐसा देश जहां पे 100-150 साल से सिर्फ अंग्रेज पीट रहे हैं, वहां एक आदमी कह रहा है कि नॉन वायलेंट तरीके से सच का साथ देना है, शांति से बैठना है और तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। लोग खुश हो गए, बोले सही बात है यार। सत्याग्रह में गांधी जी ने फोकस किया, एम्फेसिस किया ट्रुथ पे कि एक तो सच की लड़ाई है हमारी और दूसरा ये लड़ाई हम लड़ेंगे नॉन वायलेंट तरीके से। गांधी जी ये बिलीव करते थे
कि अगर आपकी लड़ाई सच के लिए है और जस्ट है, न्याय के लिए है, तो आपको ऑप्रेसर के अगेंस्ट में फिजिकल फोर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी तुम्हें दबा रहा है, ऑप्रेस कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, उसको बस उसकी गलती रियलाइज करवा दो। अगर वो गलती रियलाइज कर लेगा तो ऑटोमेटिक चीजें सही होना शुरू हो जाएंगी। और इस सत्याग्रह का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इंडिया में गांधी जी ने किया चंपारण के टाइम पे। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण हुआ बिहार में 1917 में। अब चंपारण की कहानी डिटेल में पढ़ाई जाए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उस हिसाब से, एक राजकुमार शुक्ला नाम के आदमी हैं, उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा और बोला कि हमारे यहाँ के पीजेंट्स को यूरोपियन सरकार फोर्स कर रही है इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स कर रही है, तो आप आओ और हमारी लड़ाई लड़ो। गांधी जी पहुंचे, गांधी जी ने प्रोटेस्ट की और प्रोटेस्ट का नतीजा ये हुआ कि सरकार झुक गई। सरकार ने पीजेंट्स की बात सुनी, गांधी जी की बात सुनी, डिमांड और बढ़ी गांधी जी की। गांधी जी को डिमांड आई खेड़ा से। खेड़ा गुजरात में है, 1917 में खेड़ा पहुंचे। खेड़ा में दिक्कत ये थी कि पीजेंट्स की जो फसल है वो फेल हो गई थी, क्रॉप फेलियर हो गया था। और क्रॉप फेलियर हो गया था तो पीजेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए। आज भी होता है ना, फसल अगर ख़राब हो जाए तो सरकार मुआवजा देती है, वैसे ये लोग डिमांड कर रहे थे। बात सुनी नहीं जा रही थी, गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी पहुंचे, गांधी जी ने प्रोटेस्ट की। और अंग्रेजों की सबसे बड़ी समस्या गांधी जी के सामने ये थी कि यह आदमी लड़ता भिड़ता था ही नहीं। अब कोई लड़े, कोई तुम्हें मारे तो तुम रिएक्ट भी कर सकते हो, शांति से बैठे हुए हैं रोड पे, बस कोई तुम्हारे घर के बाहर बस बैठ जाए आके, ना कुछ बोले ना कोई बहस करे। 2 बार तुम्हें गुस्सा आएगा, तीसरी बार माथा झन्नाने लगेगा, बोला यार कहीं मेरे घर के बाहर ही ना मर जाए ये और परेशानी। कोई लड़ाई दंगा करते तो अंग्रेज इनको उठा के फेंक देते, नॉन वायलेंट तरीके से बैठे हुए हैं। तो फिर खेड़ा गुजरात में भी इनकी बात सुनी गई, इनका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ। और तीसरा इन्हें बुलाया गया अहमदाबाद। अहमदाबाद भी गुजरात में, और अहमदाबाद गुजरात में इनको बुलाया गया 1918 में। और वहां लड़ाई चल रही थी कॉटन मिल वर्कर्स की। कॉटन मिल वर्कर्स इंसेंटिव डिमांड कर रहे थे, डिमांड सुनी नहीं जा रही थी, तो कॉटन मिल वर्कर्स ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने बोला कि स्ट्राइक करो, प्रोटेस्ट करो। नतीजा ये हुआ कि सरकार एक बार फिर झुकी। सोचो, एक ऐसे देश में जहां अंग्रेज किसी की सुनी नहीं रहे थे, वहां एक आदमी आया और लगातार सरकार को मजबूर कर रहा है कि उसकी बात सुने, उसके सामने झुके। कितनी बड़ी पर्सनैलिटी होगी, कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ी होगी इनकी। अच्छा, एक चीज और, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स को हेल्प करना चाहिए। कई रीजंस थे उसके। एक रीजन ये भी था कि गांधी जी का मानना ये था कि ब्रिटिशर्स अगर जीतेंगे तो हम उस पोजीशन में होंगे कि हम कुछ डिमांड कर पाएं, हम अपनी बात कह पाएं, और अंग्रेज भी हमारी बात सुनने की पोजीशन में होंगे। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये टिपिकल इंडियन मूवी की हीरोइन, जब उम्मीद होगा कि हाँ बोलेगी तब ना बोल के निकल जाएगी, बोला देव पापा मना कर रहे हैं। गांधी जी की एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ अच्छा होगा, ये वॉर जीते। अच्छा छोड़ो, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का सबसे वाहियात एक्ट, काला कानून, ब्लैक एक्ट लेकर आ गई ये, जिसे बोला गया राउलेट एक्ट। क्या बोला गया? राउलेट एक्ट 1919 में आया। ये राउलेट एक्ट क्या है ये अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो पूरा डेटा है ये पैराग्राफ्स में दे रखा होगा एनसीईआरटी में, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। बट एक बार बुक भी देख लेना, और इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।